जय हिंद फ्रेंड्स। हिंदी वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th की हिंदी पुस्तक के अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता, जिनके कवित्री अनामिका जी हैं, इनका परिचय आपके साथ साझा करूंगा। तो पहले अनामिका जी का परिचय जान लें। तो अनामिका जी का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हुआ था। इनके पिता का नाम श्यामनंदन किशोर था, जो हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। खुद अनामिका दिल्ली विश्वविद्यालय यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी विषय से एमए किया था। अर्थात यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनामिका ने किस विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की, तो इसका आंसर होगा दिल्ली विश्वविद्यालय से। और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से ही अनामिका जी ने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। अर्थात यहाँ से यह भी क्वेश्चन बनता है कि किस विश्वविद्यालय से अनामिका जी ने पीएचडी की उपाधि या डिग्री प्राप्त की, तो इसका भी आंसर होगा दिल्ली विश्वविद्यालय से। साथ ही वे यानी अनामिका जी सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में ये प्राध्यापिका यानी एक शिक्षक के पद पर भी कार्यरत थी। अनामिका जी के बारे में कहा जा रहा है कि ये कविता लेखन और गद्य लेखन अर्थात कहानी लेखन में दोनों में एक साथ सक्रिय थी। अर्थात दोनों ही कार्य एक साथ किया करती थी। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही पारंगत थी, दोनों ही विषय का अच्छा खासा ज्ञान था इनको और बहुत अच्छा लिखती थी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे काव्य संकलन, अर्थात इनकी कुछ प्रमुख कविता है जिसका नाम है गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप। ये तीनों गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर और अनुष्टुप यह काव्य रचना है। अर्थात क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गलत पते की चिट्ठी या बीजाक्षर या अनुष्टुप किस प्रकार की रचना है, किस विधा की रचना है, तो यह क्या है? काव्य संकलन अर्थात कविता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान से समझना, याद करना बहुत ही जरूरी है। फिर इनकी कुछ आलोचनात्मक रचनाएं भी थी, जिसका नाम है पोस्ट एलियट पोएट्री। यह इनकी आलोचनात्मक रचना है। फिर दूसरा आलोचनात्मक रचना स्त्रीत्व का मानचित्र है। ये दो इनकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक रचना, यानी कि जिसमें इन्होंने आलोचना की है, समाज की आलोचना या किसी भी चीज़ की आलोचना की है। फिर संपादकीय ग्रंथ भी हैं, जैसे कहती हैं औरतें। हालांकि यह कविता के रूप में है, लेकिन यह संपादकीय ग्रंथ का मतलब ही हो गया, संपादन का मतलब हुआ कि अखबार में जो स्तंभ लिखे जाते हैं, एडिटोरियल पेज जो होता है, उसे ही संपादन कहते हैं। तो यह कहती है औरतें, यह उनकी काव्य संकलन है जो संपादकीय रचना है। साथ ही साथ अनामिका जी को कई प्रमुख सम्मान भी दिए जा चुके हैं, कई प्रमुख पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया है, जिसमें से कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, फिर है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान। तो इतने सारे अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। साथ ही यह जो अनामिका द्वारा रचित यह जो कविता है अक्षर ज्ञान, यह कविता कवि ने कहा था इस काव्य संग्रह से ली गई है, जो बच्चों के प्रारंभिक अक्षर ज्ञान पर आधारित कविता है। इस प्रकार इनका परिचय समाप्त हुआ, जहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठते हैं, तो इसे आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाकर याद करने का प्रयास करें। अब कविता के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कविता का शीर्षक है अक्षर ज्ञान यानी कि प्रारंभ में शैशव अवस्था के बाद बच्चों को दी जाने वाली प्रारंभिक शिक्षा अक्षर ज्ञान, यानी अर्थात क ख से बच्चों की पढ़ाई शुरू होती है, तो वो उस ज्ञान को अक्षर ज्ञान यहाँ कहा गया है। इस बारे में कवित्री कहती है कि चोखटे में नहीं अटता है बेटे का कौ।
अर्थात बेटा जब क लिखने का प्रयास करता है पहली बार, तो बेटे का क इतना टेढ़ा मेढ़ा लिखा जाता है कि चौखटे यानी कि पंक्तियों में बेटे का क नहीं अटता है। माँ जो पंक्ति लाइन खींच कर देती है कि बेटा तुम्हें इसी लाइन के अंदर क लिखना है, तो वह क नहीं अटता है। अब उस बारे में बताया जा रहा है कि क्यों नहीं अटता है, तो कबूतर ही है ना, फुदक जाता है। जैसे बच्चा कबूतर है, कबूतर के जैसा उसके अंदर चंचलता है, स्वभाव है, उसी तरह बेटे के द्वारा लिखा गया क को भी कबूतर कहती है माँ, और कहती है कि कबूतर ही है ना, थोड़ा फुदक जाता है इधर उधर, इसीलिए चौखटे में बेटे का क नहीं अटता है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आगे कहा जाता है फुदक जाता है जरा सा। फिर आगे कहा जा रहा है पंक्ति से उतर जाता है बेटे का ख। जब बेटा ख लिखने का प्रयास करता है तो ख पंक्ति में ना लिखकर वह पंक्ति से उतर जाता है। इस पूरे पंक्ति को एक बार फिर से समझाते हैं। कहा जा रहा है कि चौखटे में नहीं अटता है बेटे का क, अर्थात बेटा पहली बार जब क लिखने का प्रयास करता है तो चौखटे में स्लेट का जो चौखटा होता है, यानी कि स्लेट में जब बच्चा जब स्लेट में क लिखने का प्रयास कर रहा है, तो वो चौखटे में नहीं अट रहा है। वो क ऐसे लिखना चाहिए पर वो क नहीं लिख पाता है, वो जैसे तैसे उल्टा पुल्टा करके लिख देता है, जिससे माँ नाराज़ भी होती है, बच्चे को दुलारती भी है और प्यार से समझाती भी है। तो वही बोला जा रहा है कि चौखटे में नहीं अटता है बेटे का क, कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा इधर से उधर। फिर कहा जा रहा है कि पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। और जब बच्चा ख लिखने का प्रयास करता है, तो कोई भी बच्चा जब ख लिखता है तो ऊपर का लाइन खींचता है और वह ख लिखने के प्रयास में ख को नीचे कर देता है। इस तरह से उसका ख टेढ़ा मेढ़ा लिखा जा रहा है। वही बोला जा रहा है कि पंक्ति से उतर जाता है बेटे का ख, टेढ़ा मेढ़ा लिख देता है बच्चा। फिर आगे कहा जा रहा है कि खरगोश की खालिश बेचैनी में, यानी कि जिस प्रकार खरगोश हमेशा से चंचल स्वभाव का होता है, उसके अंदर एक कौतूहल वाली भावना भरी होती है, बेचैनी भरी होती है, ठीक उसी तरह खरगोश की खालिश बेचैनी में। और खरगोश की खालिश बेचैनी बच्चे को क्यों होती है? क्योंकि बच्चा बड़ा होशियार है, वह माँ के पास बैठे बैठे तंग आ चुका है, क्योंकि माँ बेटे से क लिखवा ली है, फिर ख भी पढ़वा ली है। तो वो बच्चा सोचता है कि सारा पढ़ाई हमको आज ही करवा देगी, 2-3 घंटा का होमवर्क दे रखी हो, क्लास करवा रही हो इतना देर से, इसलिए वो चाहता है कि हम ग नहीं लिखें। और ग इसलिए वो नहीं लिखना चाहता क्योंकि वो देख रहा है कि उसका कोटा पूरा हो चुका है, अब वो पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि पढ़ना किसी को पसंद नहीं आता है। इसीलिए फिर भी माँ डांटती है, फटकारती है, तो मजबूरी बस ना चाहते हुए भी उसे ग लिखना पड़ता है। लेकिन ग लिखने के क्रम में उसकी हालत कैसे हो जाती है? तो खरगोश की बेचैनी जैसी हालत हो जाती है कि खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले सा टूटता हुआ उसका ग। वो चाहता है कि माँ तो मानेगी नहीं, लिखवा के रहेगी। तो जब वो ग लिखना चाहता है तो बेचैनी में, जल्दीबाजी में ग लिख रहा होता है। और जल्दीबाजी में जब वह ग लिखता है तो ग जैसे तैसे वो छतरी के जैसा घुमा देता है, क्योंकि खरगोश की खालिश बेचैनी से वो सजा करके संभाल करके नहीं लिखता है। वो सोचता है जल्दी जल्दी ग लिखें और भागे खेलने के लिए। इस क्रम में उसका ग क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, गमले सा लुढ़क जाता है। अर्थात ग ऐसे लिखना चाहिए, वो लुढ़का हुआ प्रतीत होता है। तो गमले सा लुढ़कता हुआ उस बच्चे का ग, उसका ग इसलिए खराब होता है क्योंकि वह खरगोश की खालिश बेचैनी में जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास करता है, जिसके चलते उसका ग गड़बड़ा जाता है। आगे कहा जा रहा है घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ, यानी कि बच्चा को ग भी बच्चा टेढ़ा मेढ़ा ही सही पर वो लिख लेता है। और जब वो घ लिखने का प्रयास करता है तो उस बच्चे का घ घड़े सा लुढ़क जाता है। घ को लिखना तो ऐसे चाहिए पर वह ऐसे ना लिख करके बच्चा ऐसे घुमा देता है, जिसके चलते प्रतीत होता है कि उसका घ घड़ा जैसा लुढ़क गया है, फिटंग चुका है उसका घ, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे कहते हैं कि घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ। अब बच्चा पूरी तरह से थक चुका है, मन में माँ के प्रति गुस्सा भी आ रहा है, पर माँ के चाटे के डर से बेचारा करे क्या, मरता क्या न करता, उसे पढ़ना ही पड़ रहा है। बच्चा क भी लिख चुका है, ख भी लिख चुका है, ग भी लिख चुका है, चाहे जैसे भी लिखे, और घ भी लुढ़क पुढ़क करके वो घ भी लिख दिया। लेकिन अब क्या होता है कि अंगों पर आकर थमक जाता है। वह
अब जब वह अंगो लिखना चाहता है, अंगो थोड़ा कठिन होता है लिखना, इसलिए वो अंगों पर आकर के एकदम रुक सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसे उसके हाथ पैर को रस्सी से बांध दिया गया हो, ज़मीन उसे जकड़ लिया हो। ऐसे ही अंगों पर आकर वह थमक जाता है, अर्थात रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि उससे नहीं सधता है अंगो। अंगो इतना हार्ड हो जाता है लिखना, इतना कठिन हो जाता है कि अंगो वो लिख ही नहीं पाता है। दूसरी बात यह है कि वह क, ख, गौ और घ तक का जो सफ़र तय कर चुका है, बेचारा मन से थक चुका है। अब उसे पढ़ने का ज़रा सा भी इच्छा नहीं है, और माँ है कि उसे जबरन पढ़ाई जा रही है। एक कारण यह भी रहता है कि वह अंगों नहीं लिख पाता है, क्योंकि मन में चाहत नहीं होती है कि हाँ हम और भी ज़्यादा पढ़ें। और दूसरी ओर उसके पास खरगोश की खालिश बेचैनी है, जल्दी जल्दी वह खेलना भी चाहता है, माँ के मार से भी बचना चाहता है। प्रत्येक करीब करीब हर बच्चे की यही कहानी होती है बचपन में, जब प्रथम गुरु माँ उसे अक्षर ज्ञान कराती है। तो इसलिए उससे नहीं सधता है अंगों, और अंगों के तब माँ सहारा देती है। माँ बोलती है कि बेटा अंगों सीधे सीधे ना लिखो, समझ के लिखो। तो माँ आगे बताती है, अंगो, ये जो पूरा का पूरा अंगो है, इस अंगों के डॉ को माँ कहती है बेटे से कि चलो तुम नहीं लिख पा रहे तो तुम्हारा मदद करते हैं। तो माँ अंगों के डॉ को कहती है कि बेटा देखो ये मैं हूँ, माँ हूँ तुम्हारी, और देखो ये जो बिंदु है ना, ये मेरे गोद में बैठा मेरा मुन्ना राजा मेरा बेटा है। जैसे तुम हो तो देखो तुम मेरी गोद में बैठे हुए, और ये माँ है। तो बस इतना ही तो लिखना है। और इस तरह से जब माँ समझाती है तो बच्चे के दिमाग में, उसके भेजे में थोड़ी बहुत बातें जाती है। इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि अंगों के डॉ को वह समझता है माँ। अंगों का जो डॉ है उसे माँ कहती है कि देखो बेटा ये मैं हूँ तुम्हारी माँ, और उसके बगल के बिंदु, और उसके बगल का जो बिंदु है, उसका जो बिंदु है, उस बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। यानी कि माँ उसे कहती है कि देख बेटा, माँ उसे कहती है कि देख बेटा ये जो अंगो है, तो अंगों का ये जो डॉ है ये मैं हूँ, और मेरे गोद में बैठा देखो मेरा मुन्ना राजा, यानी कि तुम हो। अंगों का ये जो बिंदु है मेरी गोद में देखो बैठा हुआ तुम हो। इस तरह से माँ अंगों लिखने की अनवरत कोशिश करवाती है, कई बार प्रयास करवाती है। और माँ बेटे सधते नहीं हैं उससे, किससे? अंगों से, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में। लेकिन होता क्या है कि अंगों इतना कठिन हो जाता है लिखना कि माँ समझाते हुए थक जाती है, और बेटा लिखते हुए थक जाता है, लेकिन अंगों पर सफलता नहीं पा पाता है। अर्थात माँ और बेटे दोनों ही ऐसा लगता है कि लगभग अंगों से हार मान चुके हैं। इसीलिए कवित्री कहती हैं कि माँ और बेटे दोनों ही सधते नहीं हैं उससे, किससे? अंगों से। यानी अंगों के ऊपर विजय ना तो माँ पा रही है, और ना ही बेटा विजय प्राप्त कर पा रहा है। यानी अंगों को लिख पाने में या लिखवा पाने में माँ और बेटे दोनों ही असफल हो जा रहे हैं, उनकी हर प्रयास नाकाम साबित हो रही है। तो वही बोला जा रहा है कि माँ बेटे दोनों सधते नहीं उससे, और उन्हें यानी अंगों को लिख लेने की अनवरत अथक प्रयास में, अनेकों बार की कोशिश में, लगातार कोशिश में, निरंतर लिखने के प्रयास में उसके आ जाते हैं आंसू। माँ भी समझाते समझाते थक चुकी है, बेटे को मारते मारते थक चुकी है, और तकलीफ़ हो रही है माँ को। माँ की भी आंखों में आंसू आ जाता है कि आखिर मेरा बेटा समझ क्यों नहीं रहा है, यह मंदबुद्धि तो नहीं निकल जाएगा, यह कैसे पढ़ेगा लिखेगा, इसका भविष्य कैसे बने। इस चिंता में माँ की आंख से आंसू आ जाते हैं, और बेटे के आंसू इसलिए आ जाता है क्योंकि बार बार लिखने के प्रयास में बेटा भी थक जाता है, उसे भी, वह भी मन महसूस लेता है कि अंगों क्यों नहीं लिखा जा रहा है, ऊपर से मार खा रहे हैं माँ से, वो अलग है। तो ये सभी विफलता के कारण, इस मूल रूप से इस विफलता के कारण माँ और बेटे दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह अंगों से जीत नहीं पा रहा है। इसीलिए शायद अब आगे कवित्री कहती हैं कि पहली विफलता पर, क्योंकि अंगों लिखने के क्रम में पहली बार माँ और बेटे दोनों ही असफल रहे, तो पहली विफलता पर छलके ये जो आंसू है ना, यही है शायद प्रथम अक्षर, प्रथम पहला ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे कि सृष्टि के विकास की कथा आगे बढ़ी है।
यानी कि ये जो पहली बार विफल हुए, हम पहली बार जब असफल होकर के गिरे और इस असफलता से जो कुछ हम सीखे, इसी से तो सृष्टि का विकास हुआ है। दुनिया में जितना भी ज्ञान का आलोक फैला है, जितने भी ज्ञान की नई नई आभाएं फैली है, वह शायद क ख से ही शुरू होकर सफलता के शीर्ष व सोपान तक पहुंची है। इस प्रकार कविता का हर एक अर्थ यहाँ स्पष्ट हुआ। आपने बड़े धैर्य व ध्यान से सुना। आपका आभार।